नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज से होगा मुकाबला शुरू। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा पहला T20 मैच। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को टाइम्स मैगजीन ने चुना एथलीट ऑफ द ईयर। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जिताने में निभाई थी अहम भूमिका। प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना चेल्सी से, वहीं एक अन्य मुकाबले में एस्टन विला और मैन सिटी होंगे आमने सामने। और आइए खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला आज से खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर सीरीज के तीनों मुकाबलों का आयोजन होगा। एक बार फिर बढ़े हुए मनोबल के साथ हरमनप्रीत कौर की सेना अपनी होम कंडीशंस के बीच इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज मुंबई के वानखेड़े मैदान से हो रहा है। आखिरी बार इंग्लैंड की महिलाओं ने मार्च 2019 में भारत का दौरा किया था और तब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सभी 3 मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में भारतीय टीम की कोशिश उस हार का बदला लेने की रहेगी। भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए शीर्ष क्रम पर अधिक निर्भर है। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को बड़ी पारी खेलनी होगी। गेंदबाजी में रेणुका सिंह और तितास साधु पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। श्रियंका पाटिल के रूप में योग्य गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। वहीं हीथर नाइट की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम इतिहास रचना चाहेगी। हालांकि इस टीम को हाल ही में श्रीलंका के हाथों हार मिली थी। इंग्लैंड की टीम के पास बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाजों का मिश्रण है। सबसे बड़ी बात, ज्यादातर खिलाड़ियों को WPL में खेलने का अनुभव है, जिसका फायदा टीम को मिलेगा। वैसे आंकड़ों में देखें तो भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच अब तक 27 T20 हुए हैं, जिसमें भारत को केवल 7 में जीत मिली है, जबकि इंग्लैंड ने 20 में जीत हासिल की है। कुल मिलाकर आंकड़ों में इंग्लैंड का पल्ला भारी जरूर है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया अपने घर पर है, जहां टीम की ताकत दोगुनी हो जाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वानखेड़े पर यह मुकाबला शुरू हो चुका है और भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भले ही आंकड़े कुछ भी दिखाते हो, लेकिन भारतीय टीम को पूरा भरोसा है कि वो जीत के साथ आगाज करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से स्मृति मंधाना एंड कंपनी इस मुकाबले में कमाल दिखाती है। रुक करते हैं मेसी का। अर्जेंटीना की फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जिताने वाले स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया है। गौरतलब है कि मेसी को अक्टूबर में रिकॉर्ड 8वीं बार बैलेंडियोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फुटबॉल की दुनिया में अपने खेल से खुद को एक अलग स्थान देने वाले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान और इंटर मियामी क्लब के स्ट्राइकर लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का विषय बना है टाइम मैगजीन द्वारा उन्हें एथलीट ऑफ द ईयर नामित करना। वैसे मेसी के लिए फुटबॉल विश्व कप 2022 तो यादगार रहा ही, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके न केवल अपनी टीम को खिताब दिलाया, बल्कि अपने नाम को एक नई पहचान भी दी। हालांकि इसके बाद जून में मेसी ने PSG क्लब को छोड़ दिया था और जुलाई में इंटर मियामी क्लब को ज्वाइन किया और उसके बाद से उन्होंने क्लब के लिए 14 मैचों में 11 गोल किए। टीम को लीग कप में जीत दिलाई। यहां उन्होंने एक तरह से नई चुनौतियों का सामना भी किया। मेसी ने उम्दा परफॉर्मेंस के बल पर रिकॉर्ड 8वीं बार बैलेंडियोर का पुरस्कार भी जीता। वैसे मेसी का जादू केवल फुटबॉल की फील्ड पर ही नहीं, बल्कि इसके बाहर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मेसी के इंटर मियामी क्लब में शामिल होने के बाद से MLS को देखने के लिए रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों की बढ़ोतरी हुई और मेसी की एक झलक को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त रूप से उत्साह दिखा। टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान पाना वैसे मेसी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने फुटबॉल जगत से ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें अर्लिंग हालांड और काइले एम्बापे का नाम शामिल रहा, जबकि फुटबॉल जगत से बाहर निकलकर नोवाक जोकोविच भी इस दौड़ में शामिल थे। हालांकि मेसी का जादू इन सब पर भारी पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
और आगे रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। खेल जगत से जुड़ी तमाम अन्य खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज एंटीगुआ में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने पहला मैच जीतकर सीरीज में बना रखी है 1-0 की बढ़त। वेस्टइंडीज वनडे विश्व कप 2023 खेलने से चूक गया था और अब टीम की नजर इस प्रारूप में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने पर है। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी अच्छी लय में है। कप्तान शाई होप की फॉर्म टीम के लिए मददगार रही है। गेंदबाजी में टीम को सुधार करना होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग को मल्टी सिटी फॉर्मेट में कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं पिछले 5 से 10 वर्षों में न केवल क्रिकेट में बल्कि हर खेल में अद्भुत काम कर रही हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने ल्यूटन टाउन को 4-3 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। दूसरे स्थान पर चल रही लिवरपूल से टीम 5 अंक आगे है। प्रीमियर लीग के ही एक अन्य मुकाबले में वोल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने बर्नले को 1-0 से हराया। वोल्वरहैम्पटन की ओर से एकमात्र गोल वांग ही चैन ने किया। प्रीमियर लीग में ही आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना चेल्सी से होगा। इस मुकाबले के लिए यूनाइटेड के मिडफील्डर मैसन माउंट का खेलना अभी तय नहीं है। वहीं आज एस्टन विला का सामना मैन सिटी से होगा। एस्टन विला को 2013 के बाद से सिटी के खिलाफ जीत का इंतजार है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष दीपा मलिक का कहना है कि आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स भारतीय पैरा स्पोर्ट्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। साथ ही उन्होंने भारतीय पैरा स्पोर्ट्स को नया स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित होने वाले हैं और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक। मैडम, आपका स्वागत है। पहले पैरा खेलो इंडिया गेम्स होने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि जो पहली बार जो खेलो इंडिया का जो फ्रेंचाइजी था उसमें पैरा गेम्स को भी इंक्लूड किया, तो किस तरह से ये हमारा जो इंडियन पैरा स्पोर्ट्स है इस पर इसके बदलाव दिखेंगे? मैं कहूँगी मेरे लिए तो इट्स लाइक अ होम कमिंग, जैसे कोई अपने घर लौट रहा हो क्योंकि खेलो इंडिया हमारे देश का खेल है। खेलो इंडिया एक ऐसा, जैसे आपने कहा, फ्रेंचाइजी है जो सरकार की अपनी खुद की स्वयं की है, जिसको वो फर्स्ट हैंड सरकार हो, खेल मंत्रालय हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, वो बिल्कुल अपने दायित्व के अंदर तो एक अपनत्व की भावना आती है। नहीं तो फंडिंग प्रोग्राम अलग अलग फेडरेशंस को फंड दे देता है और फिर फेडरेशन अपने बूते पे कहीं ना कहीं इंतज़ाम करके उस फंडिंग को इस्तेमाल करके उन खेलों का आयोजन करती है। लेकिन इसमें ऐसे लग रहा है कि हमें खिलाने के लिए पूरी की पूरी सरकार और स्पोर्ट्स अथॉरिटी लगी हुई है, जो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। क्योंकि खेलो इंडिया अपने आप में एक मुंह पे चढ़ा हुआ अब एक नाम है, सब उसे पहचानते हैं। गांव का बच्चा, गांव के स्कूल, जगह जगह हमारे देश इतना बड़ा देश है, बहुत हज़ारों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाखों गांव हैं, लेकिन खेलो इंडिया एक ऐसा शब्द है जिसको सब जानते हैं। अब खेलो इंडिया के अंदर जब पैरा खेल जुड़ेंगे तो एक ही झटके में मुझे लगता है जो अवेयरनेस की कमी जिसे हम कहते हैं कि शायद लोगों को अभी दूर दराज के इलाकों में पता नहीं कि दिव्यांग लोगों के लिए भी मेन स्ट्रीम स्पोर्ट होता है, तो ये एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बनेगा। छोटे से शुरुआत है, 6 खेल जो पीसीआई के तहत आते हैं उनको लिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतरीन शुरुआत है। मात्र 2 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री ने इनकी चर्चा करी थी जब हमारी आईओसी मीटिंग थी, और 2 महीने के अंदर ही वो जो एक विज़न था वो साक्षात्कार हो चुका है और हम खेलो इंडिया को सच में होते हुए देख रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं एक खिलाड़ी भी हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और एक दिव्यांग बच्ची की माँ भी हूँ और ख़ुद भी दिव्यांग हूँ। तो मुझे पता है कि खेलों का माध्यम एक दिव्यांग व्यक्ति के सशक्तिकरण में कितना कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो खेलो इंडिया गेम्स है, किस तरह से पैरा गेम के उसमें इंट्रोडक्शन होने से खिलाड़ी को कितना बल मिलने वाला है, कितना पहचान मिलने वाला है पैरा स्पोर्ट्स को। दीपा जी, अगर बात करें किस तरह से जो हमारे देश का भी खेल परिदृश्य की बात करें, तो हमने जब खिलाड़ियों से बात भी की जो वो एशियन पैरा गेम्स से वापस आए, उनसे बात की, तो उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह की सुविधाएं जो उनको दी जा रही है उसमें
उसमें ज़मीन जो पहले सुविधाएं दी जाती थी, जो अब सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और उन्होंने बोला कि जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, चाहे वो टॉप स्कीम्स के थ्रू हो, चाहे अन्य स्कीम्स के थ्रू हो, फॉरेन एक्सपोजर हो, वो तो पहले नहीं मिलता था। तो क्या वजह मानती हैं कि मतलब जब खिलाड़ियों को टैलेंट हमारे देश में पहले से था, लेकिन इस तरह की जब उनको सुविधाएं मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है, तो ये उसी का नतीजा है? बिल्कुल, बेहतरीन पॉलिसीज़ का एग्जीक्यूशन जब बेहतरीन तरीके से हो, और फिर वो कहते हैं ना, अवसरों में सुविधाएं जब मिल जाती हैं, तो फिर वो एक जीत के जश्न की तैयारी शुरू हो जाती है। तो खिलाड़ियों को अब नाम भी मिलने लगा है, जॉब्स भी मिलने लगे हैं, कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम्स भी हैं, तो बहुत सारा रिकग्निशन भी है। और जब एक खिलाड़ी किसी भी प्रांत में जीत कर आता है, तो वो वहाँ पे एक अवेयरनेस आती है कि एक ध्यान जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति की ज़रूरतें क्या है। तो मैं समझती हूँ कि ये मात्र खेल नहीं है, ये हमारी सोसाइटी को बेटर बनाने का एक ज़रिया है, क्योंकि आप समझते हो कि दिव्यांगता की ज़रूरतें क्या होती हैं। आप उस दिव्यांग खिलाड़ी की कहानी सुनते हो, उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जानते हो, फिर आपको समझ आता है कि ये खिलाड़ी अगर दृष्टिबाधित है तो क्या हमारे एरिया में टेक्टाइल टाइल्स हैं, क्या हम ब्रेल के साइनेजेस अपने लिफ्ट में लगाते हैं। अगर कोई व्हीलचेयर का मेरी तरह का खिलाड़ी है तो सब जागृत हो जाते हैं कि क्या हमारे एरिया में रैंप हैं, क्या जो खेलों की सुविधाएं हमारे प्रांत में या हमारे क्षेत्र में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, क्या उनमें व्हीलचेयर एक्सेसिबल बाथरूम है, क्या रैंप है। तो एक जोश सा भर जाता है समाज में। दीपा जी, अगर बात करें कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री संवाद करते हैं खिलाड़ियों से, उनके लिए ट्वीट करते हैं, कोई भी खिलाड़ी जीतता है, चाहे पैरा एथलीट है, चाहे वो दूसरा एथलीट है, किसी के लिए भी उनकी जीत पर उनको वो बधाई देते हैं, वो हारते हैं तो उनको एनकरेजमेंट देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि नई चीज़ जो टॉप लीडरशिप द्वारा देखा जाता है कि देश में ये पहले कभी नहीं हुआ और दुनिया के किसी देश में ऐसा देखा भी नहीं जाता, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? इस चीज़ को ऐसे देख रहे हैं सब खिलाड़ी, मेरे ख्याल से मेडल जीतने की खुशी से ज़्यादा उनका जैसे ही मेडल जीतते हैं, क्योंकि मैं खुद स्वयं वहाँ होती हूँ, मैं पिछले 4 साल से तो एक लीडरशिप रोल में और उससे पहले खिलाड़ी के रोल में, जैसे ही मेडल जीतते हैं उनकी नज़र जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनकी तरफ होती है, क्या फ़ोन आया। क्योंकि मेडल से ज़्यादा एक पहली जो चीज़ उसके अंदर से भावना निकलती है, अब मोदी जी से मुलाकात होगी, अब प्रधानमंत्री मेरे बारे में ट्वीट करेंगे, अब प्रधानमंत्री मुझसे बात करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हौसला है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसे लाखों काम हैं, लेकिन वो एक पैरा एथलीट की जीत की खुशी मनाते हैं और उस बच्चे के साथ रूबरू होते हैं। तो ये अपने आप में कितना बड़ा इनकरेजमेंट है। और जब हम कंपटीशन ग्राउंड पे बात कर रहे होते हैं और हम दूसरे देशों के खिलाड़ियों को बोलते हैं कि प्रधानमंत्री से बात हो रही है, वो मानते ही नहीं हैं कि क्या ये वाकई होता है। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से सब जानने लगे हैं, इससे एक इज्जत अफजाई हमारी भी हुई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह दीपा जी ने कहा, किस तरह से जो भारतीय जो खेल परिदृश्य है वो बदल रहा है, किस तरह से कि अब हमारे खिलाड़ी सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं जाते हैं बल्कि वो मेडल जीतने जाते हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे खेल मंत्री अब हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं और जिस तरह से एक वर्ल्ड क्लास खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने खड़ा किया, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमको एशियन गेम्स, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे पैरा एशियन गेम्स हो, हर मंच पे हमारे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब पैरा खेलो इंडिया गेम्स के इंट्रोड्यूस होने से कहीं ना कहीं जो पैरा गेम्स है उसमें भी हमको बड़े बदलाव दिखेंगे और हमारे जो युवा पैरा खिलाड़ी हैं उनको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा और हम आने वाले समय में देखेंगे कि पैरा खेलों में भी हम और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, नोएडा। वहीं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को पहला CIC स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किट के संस्थापक डॉक्टर अच्युता सामंता ने किट की ओर से CIC राष्ट्रीय खेल समिति के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी से पुरस्कार प्राप्त किया। भारत में शीर्ष स्तरीय खेल सुविधा बनाने के लिए किट को सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधा श्रेणी में सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले किट के संस्थापक डॉक्टर अच्युता सामंत से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने खास बातचीत की। बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कीट यूनिवर्सिटी के लिए। आप लोग
लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते जा रहे हैं, हमने देखा पढ़ाई के साथ साथ, तो कैसा अनुभव होता है जब इस तरीके के बेहतरीन अवार्ड्स आपको मिलते हैं? आपको जानकारी है कि हम लोग शिक्षा के साथ खेल कूद को, स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिए हैं 2000 मसीहा से। खेल कूद एंड खिलाड़ी को इतना बढ़ावा दिए हैं। इस सिलसिले में आपको पता है अभी जो CII अवार्ड मिला बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन द कंट्री, रियली हम लोग वहाँ क्रिएट किए हैं हाईएस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन किटन कीस। कोई एक भी स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है जो हम लोग वहाँ क्रिएट नहीं किए। उसके साथ खिलाड़ी भी हम लोग बहुत क्रिएट किए हैं। अभी हम लोग के पास 15 स्टूडेंट है जो ओलंपियन है, 14 बच्चा भी एशियाड में पार्टिसिपेट किए थे जिसको 4 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिला। अभी जो आपका नेशनल गेम्स हुआ उसमें से 24 मेडल किस बच्चे को मिला। बहुत बच्चे हैं, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी। ऐसे खेल कूद को देखेंगे, रग्बी से लेकर चेस, बहुत खेल है कूद है जिसको हम लोग पूरा जीरो से लेके उसको इंडिया में हीरो बनाए हैं। एंड डेफिनेटली इस सिलसिले में हम लोग को सबको पता है देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री दायित्व ग्रहण करने का बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिए खेल कूद को, जिसके वजह से भी इंडिया ओलंपिक से लेके एशियाड से लेके सब खेल कूद में सबसे अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी आगामी दिन में खेल कूद को बहुत आगे बढ़ाएंगे और भारत खेल कूद में आगामी दिन में बहुत नाम करेगा, ये हम लोग सबका विश्वास है, भरोसा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ हम कोलैबोरेट देख सकते हैं कि आप लोग कीट यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी एक साथ मिलकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने इस्तेमाल। फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप जो बोले इन द कमिंग डेज में वही करने वाले हैं, बिकॉज इन द कमिंग 5 ईयर्स में स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनल खिलाड़ी को सबसे प्राधान्य देके मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात मिली। तो ये थे डॉक्टर अच्युता सामंता, फाउंडर कीट यूनिवर्सिटी के, बता रहे थे कि स्पोर्ट्स जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है और ये चाहेंगे कि इसको और आगे लेके जाए अपने यूनिवर्सिटी में। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। यूरोप की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो 2024 के लिए ड्रॉ सामने आया है। मेजबान जर्मनी ग्रुप ए में है, तो वहीं टीम प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड की टीम भिड़ेगी। प्रतियोगिता की शुरुआत 14 जून से होगी, जबकि इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं यूरो 2020 की फाइनलिस्ट इंग्लैंड की टीम प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत 16 जून को सर्बिया के खिलाफ करेगी। वहीं गत विजेता इटली की टीम स्पेन, क्रोएशिया और अल्बानिया के साथ ग्रुप बी में मौजूद है। 2023 पावर बोट रेसिंग चैंपियनशिप में ब्रिटेन की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में जीत हासिल की। इसके साथ ही टीम ग्रेट ब्रिटेन ने ओवरऑल खिताब भी अपने नाम करने में सफलता पाई। वहीं स्पेन में आयोजित SSL गोल्ड कप में हंगरी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। वाटर स्पोर्ट्स पसंद करने वाले खेल प्रेमियों को पिछले कुछ दिनों में शानदार रेस देखने को मिली है। फुजराह में आयोजित हुए 2023 पावर बोट रेसिंग चैंपियनशिप में टीमों के बीच रोमांचक रेस देखने को मिली। हालांकि ब्रिटेन की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में जीत हासिल की। इसके साथ ही टीम GB ने ओवरऑल खिताब भी अपने नाम करने में सफलता पाई। ब्रिटेन की इस जीत में टीम के ड्राइवर स्कॉट विलियम्स और मार्टिन कैम्पबेल ने अहम योगदान दिखाते हुए सत्र का समापन 194 अंक के साथ किया। ब्रिटेन की टीम ने दूसरे स्थान पर रही HPI रेसिंग टीम को 8 अंक के अंतर से पीछे छोड़ा। 400 हॉर्स पावर आउटबोर्ड इंजनों द्वारा संचालित ब्रिटेन की पावर बोट 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेजी से रेस को अपने नाम किया। अंतिम रेस की शुरुआत में हमें उतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली जितनी हम चाहते थे। जैसे ही हम दूसरे दौर में पहले कोने पर आए, तब हम पर काफी दबाव था। हमने इसके बाद अपनी बढ़त बनाने के लिए और जोर लगाया। अंतिम के जब 3 लैप बचे थे, तब हमें पता चल गया कि हम ओवरऑल आगे हैं। मेरे ख्याल से हमने 26 सेकंड की बढ़त बना ली थी। वहीं खेल प्रेमियों को सेलिंग में भी रोमांचक रेस देखने को मिली। स्पेन में आयोजित हुए SSL गोल्ड कप में हंगरी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम करने में सफलता पाई। हर 2 साल में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता के खिताब जीतने की राह में हंगरी ने इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन को पीछे छोड़ने में सफलता पाई। सेलिंग के सॉकर विश्व कप के रूप से पहचानी जाने वाली इस प्रतियोगिता में 56 देशों ने क्वालिफाइंग दौर में हिस्सा लिया। इससे पहले 40 टीमों ने 23 दिनों में 5 राउंड की प्रतियोगिता के साथ ग्रैंड कैनेरिया फाइनल सीरीज में हिस्सा लिया। देखिए, मैं कह सकता हूं कि प्रतियोगिता की रणनीतिक टीम होना खुशी की बात है। मुझे प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर कोई संदेह नहीं था
और सौभाग्य से टीम के सभी सदस्यों को भी ऐसा ही लगता था। ये एक शानदार पल है। मुझे ये कहना होगा कि हम बहुत खुश हैं। इस एसएसएल गोल्ड कप की पूरी अवधारणा काम कर रही है। इसके बिना हम एक साधारण आदमी हैं। हम में से कुछ पेशेवर नाविक हैं और इस अवसर के बिना हम दुनिया को ये नहीं दिखा सकते कि एक टीम के रूप में हम कितने मजबूत हैं। इसलिए हम बहुत खुश हैं। एसएसएल कप में खिताबी जीत के साथ हंगरी की टीम सेलिंग देशों की पहली विश्व चैंपियन बन गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस जीत के बाद एसएसएल रैंकिंग में भी हंगरी को फायदा मिलेगा। फिलहाल वो 13वें स्थान पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और बात ओलंपिक की करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी के दौर से गुजर रही है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ओलंपिक खेलों के दौरान पेरिस शहर में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। फ्रांस की राजधानी पेरिस 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी के दौर से गुजर रही है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ओलंपिक खेलों के दौरान पेरिस शहर में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों के यहां पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और पेरिस शहर का दीदार करने की चाहत रखने वाले सैलानियों के लिए मेट्रो की सवारी महंगी हो गई है। दरअसल ओलंपिक खेलों के दौरान मेट्रो सेवा में जबरदस्त तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए पेरिस मेट्रो की दरों में 2 गुनी वृद्धि की बात तय की गई है। हालांकि इस बात को साफ कर दिया गया है कि पेरिस के निवासियों के लिए कार्ड के माध्यम से यात्रा पुरानी दरों पर ही लागू रहेगी। देखिए, ये असली प्राइस है और इसके लिए जो भी यात्री होंगे उन्हें इसका भुगतान करना होगा। देखिए, इन दरों का भुगतान करना होगा ताकि हम पेरिस ओलंपिक को सफल बना सकें। इसके साथ ही साथ इस बात के भी प्रयास हो रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट की सेवा को लोगों के लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सके, ताकि ओलंपिक खेलों के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत सामने पेश ना आए। देखिए, हम ट्रांसपोर्ट को बढ़ा रहे हैं ताकि ये जो खेल है वो आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों से जुड़े, लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। मैं पेरिस के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा रहे हैं उसके लिए उन्हें किसी तरह का कोई अतिरिक्त कर नहीं देना होगा और न ही उन पर कोई बोझ आएगा। वैसे मैं पेरिस के लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिनके पास कार्ड हैं उन पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा और जो टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं उनसे हम ये जरूर कहेंगे कि वो 20 जुलाई से पहले टिकट ले लें ताकि बढ़ी हुई दर उन पर लागू न हो। वैसे ओलंपिक और पैरालंपिक के दौरान मेट्रो किराए में जो बढ़ोतरी होगी वो काफी ज्यादा रहेगी। फिलहाल सिंगल टिकट का किराया 2.10 यूरो है, जो कि ओलंपिक और पैरालंपिक के दौरान बढ़कर 4 यूरो का हो जाएगा। जबकि मासिक कार्ड का किराया जो अभी 84 यूरो के आसपास है, उसमें भी 2 गुनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यकीनी तौर पर किसी भी देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना पहली चुनौती होती है और जिस तरह से खेल के महाकुंभ ओलंपिक में खर्च आता है उसकी भरपाई करना भी जरूरी बन जाता है। ऐसे में विदेशी सैलानियों का पेरिस में आना न केवल इसकी भरपाई करेगा बल्कि पेरिस शहर को विश्व पटल पर एक नया आयाम भी देगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खेल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।